अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज भट्ट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया, आप लोग जानते हैं, जिसकी मद में $3 बिलियन मिलेंगे अगले 9 महीने में। लॉन्ग अवेटेड प्रोग्राम था। मिशन फरवरी के फर्स्ट वीक में मिशन पाकिस्तान आईएमएफ का आया, और उसके बाद हर हफ्ते ये इंतजार रहा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, पर किसी ना किसी वजह की वजह से वो अग्रीमेंट की साइनिंग जो है वो डिले होती रही। हमने देखा कि एक जीएसटी में 1% का इजाफा किया गया, 170 बिलियन रुपीस की नई कलेक्शन गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ फाइनल की टैक्स की मद में, और एक मिनी बजट उसके लिए लाया गया। लेकिन उसके बाद भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब जून में जाके जो कहा जाता है कि आईएमएफ कंप्लायंट बजट लाया गया, और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक सैलरी क्लास को एक खदशा है कि उनपे बहुत ज्यादा टैक्सेस का बर्डन आ गया है, एंड यू नो द एंटायर इंसिडेंस इज फॉलोइंग फॉलोइंग ऑन देम। तो हम चाहते थे कि टैक्स की जो रिजीम है और उसके बारे में जो अननोन्स हैं उसके उसके ऊपर आज थोड़ी सी शो पे डिस्कशन करें, और ये भी बात करें कि कौन सी ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ को राजी कर लिया। तो इसी हवाले से आज एक बहुत ज्यादा रेलेवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। टैक्स में बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, मुख्तलिफ जरीदों और अखबारों में आप इनकी राय पढ़ते रहते हैं। मैं तो इनके कॉलम से बहुत ज्यादा मुस्तफीद होता हूँ। वेलकम करते हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब को, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त आपने आज मौका दिया कि आपके साथ टैक्स के बारे में कुछ इज़हार राय हो सके और लोगों के साथ कुछ मालूमात भी हम शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये काइंडली बताइएगा, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी तस्करा किया कि आईएमएफ ने जो 170 बिलियन के टैक्सेस की बात हुई थी, इन एडिशन टू दैट अब कोई नई जो, और उसके लिए मिनी बजट पास किया गया लगभग मार्च अप्रैल में। अब जो जून में बजट आया है उसमें कोई नए टैक्सेस की बात भी की गई है, कुछ नए टैक्सेस लगाए गए हैं, उनके क्या मोहरकात होंगे, वो कौन से टैक्सेस हैं सर? जी शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अभी ये जो हमने देखा कि 12 जुलाई को अल्टीमेटली जो एग्जेक्टिव बोर्ड था आईएमएफ का उसने पाकिस्तान को जो एक स्टैंड, लेकिन पहला तो हमारा प्रोग्राम एक दफा फिर बगैर किसी कामयाबी के खत्म हुआ। तो ये जो नया स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसके अंदर उनकी बुनियादी शर्त यही थी कि कम से कम आप जो प्राइमरी हमारा सरप्लस है जिसको वो कह रहे थे कि आप जीडीपी के 0.4% तक लेकर आए। क्योंकि ये बजट जब आया तो आपने देखा कि ये शुरू ही उधार से हुआ था 48 बिलियन। तो हमें चाहिए थे सिर्फ अपना जो सूद की अदायगी के लिए, और उसके बाद यानी सारे रेवेन्यूज जो थे उसमें टैक्स भी नॉन टैक्स भी एग्जॉस्ट हो जाए सूबों को देने के बाद वफाक के पास तो ऐसे नहीं थे कि वो सूद की अदायगी भी कर सकते। तो उस 7303 जो कि अभी प्रोजेक्ट किया है मेरे हिसाब से तो ये 8 ट्रिलियन से भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि यूजली जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग गवर्नमेंट की वो एक्सपेंसिव होती जाती है और क्वांटम भी। उससे उनका ये आईएमएफ से ये मुतालबा होता है कि आप अगर सूद को निकाल कर जो बाकी अखराजात हैं वो कम से कम आप अपने रेवेन्यू से पूरा करें। अब आपको पता है कि जो हमारे यहाँ जो टैक्सों के अलावा revenues हैं, तो सवाए इसके कि हम पेट्रोलियम लेवी लगाते ले जाए जो इन्फ्लेशनरी बहुत फिर उसका इम्पैक्ट होता है, या होता है कि स्टेट बैंक की काफी ज्यादा इनकम है जो एंड पे गवर्नमेंट अपनी तरफ जो है उसको क्रेडिट कर लेती है। इसके अलावा तो कभी हमने कोई ऐसे एवेन्यूज नहीं तलाशी जहां से हम कुछ टैक्सों के अलावा भी महसूलात जो है यानी रेवेन्यूज इकट्ठे कर सके। अब टैक्स के ऊपर हमने देखा कि 170 बिलियन आपने जिक्र फरवरी वाले सप्लीमेंट्री जो बिल था और एक्ट बना जिसे आमतौर पर हम मिनी बजट कहते हैं, वो हुआ। उसके बाद जब डार साहब ने बजट पेश किया तो उन्होंने उसके अंदर बजाय, आपको पता ही है, उन्होंने भी इलेक्शन ईयर का ख्याल रखते हुए उसको
सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग से मीट करने की कोशिश की, तो आईएमएफ ने उसी वक्त बता दिया कि पिछला प्रोग्राम तो आप भूल जाए, अगला भी आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसको दुरुस्त नहीं फरमाते हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। अब इनके पास इसके अलावा तो कोई चारा नहीं था कि ये मजीद टैक्सेस या तो नए लगाए या उसको बढ़ाएं। दो चीज़ों का हम खास तौर पर आज जिक्र करते हैं। एक तो उन्होंने ये नहीं किया कि जो 740 बिलियन की टैक्स में, इनकम टैक्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसमें एग्जम्पशंस और वेवर्स हैं, और उसमें से बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि 50% ऐसी हैं जो ताकतवर तबकात को दी हुई, और उसको वहां से वो खत्म करे तो ऑटोमेटिकली जो डेफिसिट था, ये जो बजट के अंदर हमें आईएमएफ एक फ्लॉ नजर आ रहा था, ये दूर हो सकता था। मगर वो डिसीजन आपको पता है, मुश्किल है पाकिस्तान में किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, क्योंकि जो उसको नाफिज करने वाले हैं वो नहीं चाहते कि वो मुराद हो। तो फिर इन्होंने टारगेट किया सैलरीड लोगों को, क्योंकि सेल टैक्स तो ऑलरेडी 18% बढ़ा चुके थे, 4% आप उसमें लगा लें कि जो हमारे 99% तो अनरजिस्टर्ड सप्लाईज होती हैं, तो वो अभी भी इफेक्टिव रेट तो 22% गवर्नमेंट का है, अगरचे वो मैं जिक्र बाद में करूंगा कि वो भी पूरा तो नहीं कलेक्ट होता। तो सेल टैक्स तो ऑलरेडी एक बहुत ही, आपको पता है कि जिसे हम डोमेस्टिक कहते हैं, एक तो इम्पोर्ट की स्टेज पे लग जाता है, वो तो इम्पोर्ट तो बहुत आजकल कंट्रैक्शन में है। तो जो डोमेस्टिक का था, वो ये सबसे बुरा साल था एफडीआर का, जिसमें कि वो सेल टैक्स का हदफ भी पूरा नहीं कर सके हैं, और ग्रोथ तो की बात ही, हालांकि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों बड़ी हुई थी। तो उन्होंने फिर एक अजीब सी हरकत की, क्योंकि आईएमएफ इस बात पे कभी भी राजी नहीं होता कि आप ये कहें जी हम ये रिफॉर्म करेंगे तो इतना टैक्स आएगा। वो कहते हैं जी आप नंबर बताएं, हमारे टैबलेट नंबर डालें, जो नोन आपके पास सेक्टर्स हैं उससे आप टैक्स लें। तो सैलरी का डेटा चूंकि इनके पास होता है, अपने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 4-4.5 लाख से ऊपर हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी जो फॉर्मल में है, यानी कि बड़ी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, और इस तरह के जो नॉन सेक्टर है, उसका डेटा तो उनके पास हमेशा होता है, उसको वो नंबर में डालते हैं। तो उन्होंने एक स्लैब उसकी, ये जो एक बंदा जो है वो 2 लाख या 3 लाख के दरमियान जो कमाता है, और उसको जो है, इनका अगर हम 2% भी टैक्स बढ़ा देंगे तो यहाँ से हमें 70-80 बिलियन जाएगा। तो इस पे जाहिर है कि आईएमएफ का असल मसला तो यही होता है कि जी आप प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करें, तो वो उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तबके को हिट कर रहे हैं। फिक्सेशन जो है वो प्रोग्रेस होगी, रिग्रेसिव होगी, वो तो नंबर्स की गेम होती है उनके लिए। तो कोई चॉइस आपकी है कि आप या तो अमीर लोगों पे टैक्स लगाएं, या जो ऑलरेडी मरात है उनको वापस करें, या आप नए टैक्सेस लगाएं, या जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनकी रेट्स में इजाफा कर दें। तो ये तो हमने देखा कि सैलरी रेट में इजाफा हुआ, अब जबकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई है, और फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, हाइपर इन्फ्लेशन है। तो उसके वजह से जो फिक्स आमदनी वाले लोग हैं, और वो भी नॉन फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर तो रिपोर्टिंग नहीं होती, वहां तो सैलरीज भी check होती हैं, तो सारा बोझ जो है वो फिर उसी क्लास पे आ जाएगा जो ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या जिनकी टैक्स होल्डिंग हो जाती है। सैलरी में तो हर महीने टैक्स विद होल्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ से तो 1 जुलाई गवर्नमेंट को पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए किसी इस्लाहात की तो जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने देखा कि 0.6% जो कैश विड्रॉल के ऊपर दोबारा से लेकर आए हैं, वो 50,000 अगर आप एक दिन में विड्रॉ करते हैं। अब ये पहले हुआ तो जो कारोबारी लोग थे उन्होंने तो इनफॉर्मली काम करना शुरू कर दिया, वहां से वो ज्यादा करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, एक दो अकाउंट खोल ले, ट्रांजेक्शन की बंद कर दिया, फिर नया अकाउंट खोल लिया। मगर अब वो जो है वो कोशिश करेंगे कि बाहर और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अपनी सेटलमेंट करें, तो इस टाइम के डिपॉजिट्स कम होंगे, और जो हमारा ख्याल होता है कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो भी नहीं हो पाएगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वो लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, मसलन कोई खातून है, वो अब घर में से अपने पैसे निकलवा के कोई बिजली का बिल अदा करती हैं, कुछ और काम करती हैं, इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो अब रिटायर्ड हैं, वो वहां से अपनी पेंशन भी आती है उनसे, उसको करते हैं। अल्टीमेटली एफबीआर को इसमें अगर कुछ बिलियंस मिल भी जाएंगे तो वो उसका इंसिडेंस भी ट्रेडिंग क्लास पे नहीं होगा, बल्कि हम देखेंगे कि वो भी फिर बेचारे फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोग ही उसमें परेशान होंगे। उसमें एक और दिक्कत होती है कि अब रिटर्न तो जिसकी इनकम नहीं है टैक्सेबल, वो नहीं फाइल करता,
और अगर उसका कोई बैंक में प्रॉफिट आ रहा है 15% फुल एंड फाइनल हो गया, वो समझता है कि अब बैंक को रिटर्न नहीं देनी चाहिए, उसकी हैसल बहुत है कि आप इतने पेज की रिटर्न बनाएं, उसका बैंक स्टेटमेंट बताएं, अखराजात बताएं, और उसको फिर आप परेशान करते हैं लोगों को। तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे एक बेवा का केस ले लेते हैं लोगों को समझाने के लिए कि उसकी आमदनी तो सिर्फ 3 लाख है, उसको बैंक उसकी कोई ग्रेचुइटी आई, कोई उसके हस्बैंड की के बाद कोई प्रोविडेंट इनकम आई है, या सेविंग सेंटर में रख रखा है किसी जगह भी उसने अपने आप को महफूज करने के लिए, अब वहां से जो भी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर तो 15% टैक्स वो लगा देते हैं और वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। या अगर नेशनल सेविंग में है तो 5% टैक्स रखा हुआ है, वो काटते तो नहीं है, उसकी रिटर्न फाइल करती है, वो कोई बॉदर नहीं करता कि वो उसको पे करे। अब ये जब भी विड्रॉ करें पैसे तो इसको, अब यार तो आजकल बिजली बिजली कितने आ जाते हैं, और अगर आप दूसरी चीजें देखें तो ये फिर इसका इंसिडेंस भी पहले सालों में भी हम मैंने एनालिसिस बताया कि जो इससे दोनों मकासद हल नहीं हुए, ना तो टैक्स बेस वसी हुई कि जिन लोगों ने कैश निकलवाया फिर उनसे रिटर्न्स ले ली गई, और ना ही इससे कोई ऐसी टैक्स की मोबिलाइजेशन हुई कि जो बहुत बिलियंस में थी। तो मेरा ये अंदाजा है कि ये बजट जब करीब करीब हम जाएंगे फिर जून के अगले, देखें कि हमारा एक्सपेंस तो बहुत बढ़ चुका होगा, उसमें डेट बहुत बड़ा एलिमेंट था, टैक्सेस नहीं हो रहे होंगे, उसके बाद फिर आईएमएफ जो है हमें कहेगा कि जी देखिए आप जो बात करते हैं वो तो पूरी करते नहीं है। अब आपने एक इसमें एक और देखा कि बहुत एंटी कॉर्पोरेट काम किया गया है, आगे हमारी कॉर्पोरेट टैक्सेशन बहुत हाई है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होती, नहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, कि बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स लगा लिया। अब 10% अगर आप बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, बोनस शेयर्स तो आपको पता है, मेरे पास शेयर्स हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, और कंपनी ने ये कहा कि जी ठीक है हम आपको एक पेपर दे देते हैं जिससे कि आपकी सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, अब मैं कभी भी उसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन होगा, मैं टैक्स दूंगा, मगर ये चाह रहे हैं कि मैं वो शेयर्स ले ही ना सकूं जब तक मैं 10% जमा ना करवाऊं। अब मेरे पास अगर कैश लिक्विडिटी नहीं है तो मैं कैसे पहले कंपनी को पैसे दूंगा और वो फिर मुझे बोनस शेयर्स इशू करेगी। तो ये अरेटिक किस्म की टैक्सेशन करते हैं, मगर उनको दिखाने के लिए आईएमएफ को जी देखिए इतने तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं कंपनीज के, ये तो बोनस शेयर आ ही जाएगा। और आपको पता है उनके तो साल का से 30 जून के अकाउंट्स भी इनके पास आ चुके होते हैं, और कई जो बड़े सेक्टर्स उनके क्वार्टरली अकाउंट पब्लिश हो रहे होते हैं, और वो लिस्ट कंपनियां ज्यादा पाकिस्तान में जो शेयर्स पे या आपको डिविडेंड देती हैं या बोनस शेयर्स देती हैं, तो वहां से ये नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने टेम्पलेट में डाल लेते हैं, फिर आईएमएफ को मुतमिन करने की करते हैं। आईएमएफ का भी मैं जैसे तो ज्यादा डीपर नहीं जाते हैं हमारे सोशियो पोलिटिकल, उन्हें कोई गरज नहीं है, वो कहते हैं जी ठीक है ये नंबर है, ये बस नंबर अब आप मीट करेंगे, और हमें जब भी हमारी आपके साथ रिव्यू होगा उसमें आप देखेंगे कि इस नंबर टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लार्जली हम कह सकते हैं कि जो टैक्स पॉलिसी अब आईएमएफ के इस प्रोग्राम के बाद भी हमने नाफिज की, इसमें एक तो कुछ 430 बिलियन की एक्स्ट्रा टैक्सेशन उस 170 के अलावा हमने प्रपोज की है, वो पूरी होती है या नहीं होती तो एक दूसरी बात है। दूसरा इसका असर एक तो फिक्स्ड इनकम लोगों पे ज्यादा आएगा इस टैक्सेशन पॉलिसी का, और तीसरा ये कि ये बहुत ही एंटी कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ लेकर जाएगी, यानी कि जो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पाकिस्तान की जीडीपी बढ़े, वो तो हो पाएगा। और वो जो कह रहे हैं कि जी हमने कुछ एसएमईज के लिए किया है, अब एसएमईज की तो वैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में इसका तो ज्यादा है, बैंक उनको पैसे देते नहीं है, गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग कम कर नहीं सकते क्योंकि जाहिर है इन्फ्लेशन इतनी हाई है, तो उनको भी कोई फायदा नहीं होने वाला, वो भी एक सिर्फ आप समझे कि कॉस्मेटिक सी चीज है। अब कौन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके एसएमईज बनाएगा, और जो उनके जेन में है आर&डी और इनोवेटिव फार्मिंग करे, उसके लिए तो आपको काफी जो है वो एक बड़ी सी सजी किस्म की जो है वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ये डॉक्टर मेरा साहब, ओवरऑल एक था, फिर आप जब पर्टिकुलर सवाल पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक इस पे मेरे ज़हन में बताइए। सवाल आता है कि हमने इन्फ्लेशन का तस्करा किया और उसके ऊपर बात की, तो क्या अगर इकोनॉमी में 29-30% इन्फ्लेशन है और आईएमएफ के साथ आपने लॉक कर दिए हैं कुछ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट्स, तो आपको नहीं लगता कि 29 या 30% या इसके लगभग
तो वैसे ही टैक्स के अंदर गिवन द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, अगर हम उस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर भी बोरो करते हैं, तो 29-30% तो एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए टैक्सेस के अंदर। जैसा इसमें जो हमारी क्लासिकल एक तरीका है कि हम रेवेन्यू की जो जनरेशन है उसकी ग्रोथ की परसेंटेज जो है वो इन्फ्लेशन प्लस जो हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी में होगी उसका नंबर ऐड करके हम निकालते हैं। वो पाकिस्तान में इसलिए ठीक नहीं हो पाती कि जो हमारी डिमांड कंट्रैक्शन हो रही होती है इन्फ्लेशन की वजह से, उसको काउंट फॉर करना जो है वो हमारे पास उसका कोई तरीका नहीं जी है। जी होता फिर यही है कि चूंकि आपने देखा कि 70% टैक्सेस हमारे आते हैं इंपोर्ट से। जब इंपोर्ट में हम कंट्रैक्शन करते हैं तो एफबीआर के पास टैक्सेस में बहुत बड़ा सॉरी एक शॉर्टफॉल आता है, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो डोमेस्टिक सप्लाईज के ऊपर या जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके से जैसे आप ट्रेडर्स हैं की इनकम के ऊपर कोई रियल टैक्स कभी ले सके। वो एक फिक्स्ड स्कीम ले आते हैं। अच्छा, अब वो ये सेक्टर तो तकरीबन जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा टैक्स से बाहर है। ट्रेडर्स की भी जो हमारे कंट्रीब्यूशन है, चाहे होल ट्रेडर्स, वो 1-2% से आपको इनकम टैक्स में नजर नहीं आती, और सेल टैक्स में भी तकरीबन यही रेशो सर। है। और सर फिर मैं ये नंबर इसलिए पूरा नहीं हो पाता। हाँ जी। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरी ऑडियंस के लिए काइंडली, आप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप काइंडली ये भी बताइएगा कि इंपोर्ट जो टैक्सेस जनरेट करती है वो कस्टम्स ड्यूटीज और लेवीज के अलावा कौन से टैक्सेस हैं? आप किन टैक्सेस का स्पेसिफिकली यहाँ पे तस्करा कर रहे हैं? जी, देखिए, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी तो ये लगाते ही हैं। जब ये आपने कोई 100 रुपए की चीज मंगवाई और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी लगा कर समझिए कि वो 120 रुपए का अब उसकी लैंडेड कॉस्ट हुई। जी उसके ऊपर फिर ये सेल टैक्स वर्कआउट होता है, और सेल टैक्स उसके 120 के ऊपर आप पहले ही वर्कआउट कर लेते हैं। अभी आपने चीज बेची नहीं, अभी तो आपने खरीदी है, तो 18% सेल टैक्स आपको वहां चार्ज हुआ। फिर उसमें वो ये भी कहते हैं कि जी इसमें 3-4% का एडिशनल वैल्यू एडेड, क्योंकि आप जब चीज बेचेंगे तो आपका कम से कम इतनी तो वैल्यू ऐड करेंगे, वो भी हम आपसे पहले ही वसूल कर लेते हैं। तो वो भी आपने ले लिया। अब समझिए कि ये इसमें भी कोई 30-40 रुपए का और फर्क आ गया। उसके बाद फिर वो इनकम टैक्स जो एडवांस है हर इम्पोर्ट के ऊपर, वो आपको पता है रेट 6% उन्होंने कर दिया है, और जो नॉन फाइलर है उनका 12%। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आती कि इम्पोर्ट वो बंदा कैसे कर सकता है जो नॉन फाइलर हो। जब तक उसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं होगा तो वो इम्पोर्ट ही नहीं कर सकता। एनी हो, अगर वहाँ 6% ये भी टैक्स काट लिया जाए तो आमतौर पर जो हमारी ड्यूटी स्लैब जो जहाँ 10% भी है कस्टम का, ओवरऑल टैक्सेस का जो है अगर आप सारे उनको कैलकुलेट करें तो वो 35-40% बन जाता है। अब ये पहले तो ये टैक्स पॉलिसी का बहुत बड़ा मसला है कि हम इन्फ्लेशन भी उस सतह पे क्रिएट करते हैं। अब एक बंदा मंगवा रहा है, अब वो दो काम करेगा, या तो हैवी अंडर इनवॉइसिंग करेगा ताकि इम्पैक्ट प्राइस है उसको वो कंट्रोल कर सके, और अगर ऐसा करेगा तो फिर तो साथ ही हमारे सेल टैक्स के एम्बट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो ये तो नहीं कर सकता कि 100 की चीज को 50 रुपए का मंगवा के फिर 200 की बेचे, तो उसमें तो सेल टैक्स का इंसिडेंस बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान में एक बुनियादी मसला रहा है जिसपे सारे लोग लिखते हैं कि आप इंपोर्ट की सतह के ऊपर अगर सेल टैक्स, ये दुनिया में कहीं होता भी नहीं, या इनकम टैक्स एडवांस लेते हैं, और फिर इसके अंदर आप एडमिशन आपका दरअसल ये है कि आपकी इन्फोर्समेंट इतनी पुअर है कि जब चीजें एक्चुअल बिकेंगी या इनकम एक्चुअली जब कंप्यूट होगी उसको आप टैक्स नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले ही लोगों से एडवांस लेते हैं। अब ये फिर आपको पता है करप्शन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कस्टम के लोग किसी चीज को भी किसी भी ब्रैकेट में छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे कंटेनर्स आते हैं जिनकी ड्यूटी अगर 10% में नजर, उसके अंदर वो बहुत सी ऐसी चीजें ले आते हैं जिसकी या तो ड्यूटी हायर है या क्वांटिटी में उसको कम डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो फिर यहीं से एक खराबी का पहलू शुरू हो जाता है कि एफबीआर, कस्टम और सेल टैक्स और जो IRS है इनकम टैक्स, और वो, और लेकिन कस्टम वालों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं, और कस्टम वाले उनके जो विद एजेंट भी हैं, यानी कि जाहिर है कलेक्टर कस्टम जो है उसने जब टैक्स कोई चीज भी क्लियर करनी है तो सारे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, और वहां पे टैक्सेस भी पूरे कलेक्ट नहीं होते, अंडर इनवॉइसिंग भी होती है, और बहुत सी फिर जो हमारी
इनफॉर्मल इकोनॉमी में हर साल जो जनरेशन होती है, और अगर हम खुद इकोनॉमी के साइज को लेकर एफबीआर की कलेक्शन को लें, तो वो 8-9% भी जो हमें नजर आ रही होती है उनकी कलेक्शन, वो भी असल में अगर आप इनफॉर्मल भी ऐड कर ले तो वो भी हाफ हो जाएगी। तो इनफैक्ट तो फिर ये पूरी टैक्स एजेंसी सवाए विद होल्डिंग रजीम के अपने तौर पर तो 1% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रही। और ये छोटी एजेंसी नहीं है, 22-23 हजार लोग हर जगह फैले हुए हैं। और इनकी को पता है, जब नोटिस आता है लोग घबरा भी जाते हैं कि भाई ये क्या नोटिस हमें आ गया है। तो ये टैक्स पॉलिसी का बहुत बड़ा इशू है। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में तो जो खराबियां हैं, मगर टैक्स पॉलिसी का डिजाइन ही बहुत बड़ा उसमें एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि आप शुरू में ये टैक्सेस जो है, अब आप देखिए कि एफबीआर क्यों अपने हदफ पूरे नहीं कर सका पिछले 2 साल में। उसकी वजह यही थी कि हम इम्पोर्ट की कंट्रैक्शन कर रहे थे, और उसकी वजह से उनको वो चीजें नहीं हासिल हो सकी जो हदफ। आपने सही कहा कि अगर कोई और इकोनॉमी होती तो हम सिर्फ इन्फ्लेशन के रेट को ही अगर मैच करते तो ये ग्रोथ तो होनी चाहिए थी। इसके बारे में तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, उसमें फिर एक इन्फॉर्मल वाला सेक्टर आ जाता है और दूसरी डिमांड कंट्रैक्शन एट इम्पोर्ट स्टेज, वो फिर एफबीआर के हदफ को पूरा नहीं होने देती। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी दो सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि हम 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करते हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने जी जी। तफसील से मेरी ऑडियंस को समझाया और मुझे खुद भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है आपकी बातों से। डॉक्टर साहब, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि कुछ पाकिस्तान में टैक्स पे काम करने वाले इदारे हैं, मैं उनकी रिपोर्ट्स अक्सर पढ़ता हूँ, तो वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में लो और फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए। अब ये जो लो फ्लैट रेट टैक्सेशन का है, अ, इसके क्या फवाइद हो सकते हैं, और डू यू थिंक दैट दिस इज अ फीजिबल ऑप्शन, एक अच्छी टैक्स पॉलिसी रिजीम उससे बनाई जा सकती है? जी, जाती तौर पर तो मैं और हुजैमा जो बहुत इस पे काम करते हैं, हमें भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और जो एक अगैलिटेरियन टैक्स का मॉडल होता है आम लोगों के लिए, अगर हम जी चाहे फलाही रियासत के अंदर जितनी सलाहियत जिस आदमी में होती है उससे उतना टैक्स लिया जाता है, तो जी, लोगों की आपने वो प्राइम इंस्टीट्यूट के जो लिए जो पूरी किताब एक लोगों की की वो भी फलाह मैंने के लिए देखी इस्तेमाल इसी की। हवाले से। जी 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 जी। तो लेकिन हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो 5-6 साल में हमें मसला दरपेश है टैक्स में, वो ये है कि हम पहले अपने सब लोगों को टैक्स के नेट में लेकर आए, और उसके साथ ही चूंकि हम अपने टैक्सेस को लो करें तो हमारी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का जो बहुत इशू है वो भी हल हो। और फिर लोग जो हैं अभी तो इनफॉर्मल की तरफ बहुत जाते हैं, क्योंकि टैक्स सिस्टम खुद उनको इस बात पे मजबूर करता है कि वो सही जो इनकम है और जो अपनी टैक्सेबल सप्लाईज हैं। तो अब देखिए दुनिया में कहीं भी अगर आप, जैसे हमने कहा कि 18 से 22, तो वेस्टर्न वीएटी का मॉडल है जहाँ एक और फिर रियासत के अंदर फिर एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सी फैसिलिटीज फ्री है। तो हम मॉडल वहां से उठा रहे हैं, हरकतें हमारी बिल्कुल उसको है। हमने ये कहा कि देखिए अभी बहुत सी इकोनॉमीज में, सिंगापुर, वियतनाम है, अब हम सक्सेस स्टोरीज ले लें, और हमारे ईस्ट के अंदर जो है चीन है और जापान है, इन सब में लो रेट ऑफ टैक्सेस से बात शुरू हुई और उन्होंने सबको नेट में लाए और उन्होंने अपनी ग्रोथ को, अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे लेकर गए। पाकिस्तान को भी ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए कि हम एकदम से वेस्टर्न एगलिटेरियन मॉडल की तरफ चले जाएंगे, तो हमें ज्यादा ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। और वहाँ ये 6-7% से ज्यादा सेल टैक्स का और सिंगल स्टेज उन्होंने लगाया कि आप एक जगह पे लगा लें, और उसको फिर थोड़ा सा जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कैस्केडिंग के, और जो यहाँ तो बहुत हम डिफिकल्ट टर्म ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो उसको भी वो मिटिगेट कर लेते हैं। तो अगर हम अपने कॉर्पोरेट रेट को भी इस पे ले आए, जो अब दुनिया में आपको पता है कि ये सब जगह अब 20% के करीब लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कॉर्पोरेट रेट कम करने से ये फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, रोजगार पैदा होगा। तो उससे अगर आप अमीर लोगों को टैक्स करना चाहते हैं जो बहुत बड़े डिविडेंड लेंगे या जिनके पास शेयर्स आएंगे, तो उसके लिए जाहिर है फिर आप वैल्यू टैक्सेशन है, आपके पास और चीजें हैं, आप कर सकते हैं। मगर
आप सेल टैक्स और इनकम टैक्स को लो रखने से ही फायदा है कि उसका फायदा आम लोगों तक भी होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है उसकी वजह से, उसको आप अलहदा से एड्रेस कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो वो सूबों के पास चला गई हुई है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इस पे हम किसी और प्रोग्राम में आपके साथ तफसीली फिर आईने पाकिस्तान के तहत आप सूबों की और उसकी क्या पोजीशन है उस पर भी बात करेंगे। मगर यहाँ वो जरूरी है कि हम चाहें कि एक फेज के अंदर जो जो 2 दहाइयों का भी हो सकता है, हम ग्रोथ को ऊपर लेकर जाएं और उसके लिए अपने टैक्सेस को नीचे लेकर आए। अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ करते हैं 7-8% की, तो फिर तभी पाकिस्तान अपनी आबादी के लिहाज से, नीड्स के लिहाज से आगे बढ़ सकता है। उसके लिए फिर टैक्स सिस्टम को अलाइन करने के लिए जरूरी है कि आप लो रेट ऑफ टैक्स करें और उससे जो है आप अपनी पहले तो ग्रोथ के नंबर्स दुरुस्त करें। और आपको पता है सस्टेनेबल का मतलब यही है कि कम से कम आप 1 डेकेड के लिए तो इतना, और बाकी सबने भी ऐसा किया है। तो ये टैक्स का मॉडल इस लिहाज से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए फिजिबल है और पाकिस्तान के लिए मौजू होगा। जी। सर आप, ये जो ट्विन डेफिसिट्स हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हमने फिर भी देखा है कि जब फिस्कल डेफिसिट्स एक्सपैंड करते हैं तो वी हैव टू कीप गोइंग बैक टू द आईएमएफ। और रिसेंट टाइम्स पे भी ऐसा ही हुआ कि फिस्कल डेफिसिट्स और एक्सटर्नल अकाउंट इम्बैलेंसेस जो है वो दे वर गोइंग इन मूविंग अहेड इन टैंडम। तो उस पे सर मेरा सवाल ये था कि आप ये जो मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, ये रैशनल तो बिल्कुल ठीक है कि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वेलफेयर कंट्रीज हैं, वो अपने लोगों पे इतना पैसा स्पेंड करते हैं कि अगर वो हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन रखें तो इट डज मेक सेंस फॉर देम टू डू सो। लेकिन और हमारे जैसे ममालिक जो एक अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हैं, वहां पे एक, अगर मैं आपकी बात को ठीक समझाऊं, एक लो टैक्स रेट रखा भी जाए तो वो एक मौजू पॉलिसी हो सकती है। लेकिन सर हमारा असल मसला तो ये है कि वो जो एक्सटर्नल अकाउंट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें कमर्शियल डेट में एंगेज करना पड़ता है, मल्टीलैटरल्स के पास जाना पड़ता है, उनकी तो पहली शर्त आते ही ये होती है कि आप रेवेन्यूज को बढ़ाओ। और चूंकि एफबीआर की कैपेसिटी नहीं है कि वो नए लोगों को टैक्स नेट में लाए, तो हम उसी क्लास के ऊपर मजीद टैक्स लगा देते हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये आपको या मुझे या कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, उसके लिए बड़ा हार्ड टाइम होगा आईएमएफ या किसी मल्टीलैटरल को इस चीज पे कन्विंस करना? जी, मेरा ख्याल है कि पोटेंशियल अगर आप वर्कआउट करना चाहें तो वो तो हमने बहुत दफा करके दिखाया है कि देखिए, अगर आप जिस अभी बहुत नैरो टैक्स बेस से ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जी। और इससे डबल टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप अपनी पहले तो बेस को दुरुस्त करें। आइडिया फ्लैट रेट के या लो रेट ऑफ टैक्स के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया ये भी तो हमने पेश किया है और लोगों ने भी पेश किया है कि उसकी इन्फोर्समेंट के लिए फिर ये टैक्स एजेंसी जो है, जो कि डिजिटाइजेशन पे जिसको किसी तरह का काम नहीं किया अभी तक। और दूसरा फैक्टर देखिए कि बहुत से लोग जब लो रेट ऑफ टैक्स होता है तो उनको अपनी एक आमदन को भी वाइड करने का मौका इसलिए मिल जाता है। अभी तो आपको स्कीमें लानी पड़ती हैं। फिर अगर उसको पता है कि मैं 100 रुपीज कमा के 90 रुपीज अपने पास रख सकता हूँ, तो एक तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में वो आइडिया नहीं रखेगा उसको उस 90 रुपीज को वो जरूर डील कर, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसकी उसका असूल होता है। तो ये बात इन्फोर्समेंट के साथ मिलाकर देखी जाए तो मेरा ये ख्याल है कि हम इससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा कर पाएंगे। और आपने सही फरमाया कि जो हमारी मदर ऑफ ऑल इल्स है वो तो हमारा मालियाती खसारा ही है। उसी से सारी चीजें फिर ट्रिगर ऑफ होती हैं। तो उसको अगर हम देखिए, अब आपके पास जो इस वक्त डेट का नंबर है वो इतना हाई है कि अगर आप सबसे पहले अगर अपने डेट के मसले को नहीं सॉल्व करते हैं तो फिर तो आप चाहे इससे दोगुना ज्यादा टैक्स भी लगा लें तो आपको कुछ मसला हल नहीं होगा। फिर सूबों के साथ जो आपका अरेंजमेंट है कि आप उनको पैसे दे देते हैं, मगर बहुत सा जो हमारा डेट एक्यूमुलेशन है जो वहाँ पे भी पीएचडीपी के प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं उनमें वो शेयर नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना पड़ेगा, लोगों के साथ भी इसको करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट्स आई ने पाकिस्तान में तरमीम किए बगैर भी जैसे आपने देखा कि इंडिया के अंदर उन्होंने 2017 के अंदर एक नेशनल टैक्स काउंसिल बनाकर तो एक यूनिफाइड मॉडल ऑफ सेल टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज ले आए, जिससे इंडिया ने बहुत तरक्की की, क्योंकि अब वहाँ मल्टीपल रेट ऑफ टैक्सेस नहीं है। स्टेट्स भी ज्यादा से सेल टैक्स नहीं लगा रही हैं, लोगों की कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी कम हो गई है। तो इस मॉडल के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस का भी
बहुत बड़ा मसला हल होगा, कॉस्ट का भी मसला हल होगा, और नंबर भी मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब लोगों को हम लो रेट ऑफ टैक्स पे लेके जाएँगे तो कंप्लायंस भी बेहतर होगी। और पाकिस्तान का असल मसला जो है वो कंप्लायंस ही है। कंप्लायंस आप वॉलंटरीली लोगों को ले आएँ इंसेंटिव देकर, वो बेहतर है, क्योंकि जो आप फोर्सफुली करना चाहते हैं, उससे तो फिर कैपिटल फ्लाइट भी होता है और लोगों के पास अब इतने तरीके भी हैं कि वो टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी-सी इसके ऊपर डिबेट को जारी रखना चाहिए, मगर मूव इसी तरफ करना चाहिए कि हम इन्फोर्समेंट वॉलंटरीली पे जाएँ और अपनी बेस को जो है वो बढ़ाते हुए अपने नंबर्स पूरे करें और डेट को जो है वो एड्रेस करें, ताकि ये हमारा डेट का जो सर्विसिंग का बर्डन है, ये कम हो। अब बड़े-बड़े जियोज़ रखे हुए हैं, बेचें इनको, लीज़ पे दें, ताकि यहाँ से लंबा पैसा जनरेट हो, उससे अपना डेट तो कम से कम जो हमारा एक्सपेंसिव डेट है लोकल 22% का, उसको तो हम 50% कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर ये साहब, उससे फिस्कल स्पेस बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो एंड पे आपने बात की है, मैंने तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब को इनवाइट किया था। ये एकदम नदीमुल हक साहब निकल आए हैं आप में नहीं, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि वो रिफॉर्म्स किए बगैर तो ये नंबर भी हम पूरे से। नहीं कर सकेंगे। ये जो जी, आप बिल्कुल, तो इस्लामाबाद क्लब और वो जीओआर डिस्कस। की तरफ ये बहस चली जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट्स आपने कुछ रेस किए, स्पेशली ये जो हमारी जी, जी। मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन है, और ये जो एक हुँ, मल्टी एजेंसी मॉडल भी है कि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे टैक्स कलेक्ट करते हैं, और इस पे बहुत ज्यादा तजावीज हैं हार्मोनाइजेशन की, जी, कि जी। एजेंसीज को भी हार्मोनाइज हुँ, करें, और जो टैक्स की फॉर्म्स हैं उनको भी आप हार्मोनाइज करें। तो मैं चाहूंगा कि आपसे दोबारा किसी हफ्ते वक्त मांगें और इस बहस जी, को जी। आगे बढ़ाएं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। यकीनन। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे नाजरीन ने आपसे बहुत ज्यादा इस्तेफादा हासिल किया होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया।